नमस्कार, आप सबका रुद्रा वैदिक आश्रम में हार्दिक स्वागत। आज का विषय जो है शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड के ऊपर है। मेरे पास मेरे एक सज्जन है वरिंदर गुप्ता जी, उन्होंने इस पॉइंट पर जोर दिया कि कुछ बताइएगा कि मैं शेयर मार्केट में पैसा लगा सकता हूं या कि नहीं। मैंने कहा भी ये आपको बताएं, ये सभी को ओपन हो जाएगा। इसके ऊपर हम एकदम वीडियो पे ही चर्चा कर लेंगे। तो ये जो वीडियो है शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड के लिए है। क्या आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं या कि नहीं कर सकते। मैं शेयर मार्केट को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जो शेयर मार्केट को ऑलरेडी डील करते हैं, डील करना चाहते हैं, उनमें पैसा लगाना चाहते हैं, परंतु वो ये जरूर देख लें कि उनका भाग्य या उनके जो ग्रह हैं, योग हैं या कि नहीं है। अगर हैं तो वो मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, अगर योग नहीं बनता तो नहीं। परंतु इससे पहले कि वो मार्केट में पैसा लगाएं, योग बनता भी है तब भी उनको इस की ट्रेनिंग लेनी ही चाहिए। भी शेयर मार्केट में वर्क कैसे करना है, हर एक काम के लिए जो है ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, हर एक काम के लिए। यानी कोई भी काम ट्रेनिंग के बिना नहीं होता, क्योंकि मार्केट में ये शेयर मार्केट में कोई कहता भी मैं इंट्रा में लगाऊं या डिलीवरी में लगाऊं या स्विंग पे लगाऊं या फ्यूचर एंड ऑप्शन पे लगाऊं। ऐसे म्यूचुअल फंड के भी कई ऑप्शन होते हैं। देखिए ना, जब आपके योग बनते हैं, यानी अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस लिया मोटरसाइकिल का या न कि कार का, जिस मोटरसाइकिल पे आपने लाइसेंस लिया, टेस्ट दिया, आप उसी को चलाने के लिए अलाउड नहीं है। जब आपने टेस्ट पास कर लिया, ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया, तो आप कोई भी कार चला सकते हैं, कोई भी मोटरसाइकिल चला सकते हैं। जब आपका योग बनता है तो आप किसी भी फंड पे पैसा लगा सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं, तो कोई दो चर्चा नहीं है। हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए पहले आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होगी, मेडिकल भी होगा। अगर डॉक्टर ने मेडिकल दे दिया भी है, फिजिकली फिट है, तो इसका मतलब ये नहीं जाकर मोटरसाइकिल चलाने लग जाओ, मगर आपको मेडिकल उसका ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट देकर फिर आपके पास लाइसेंस आएगा, फिर आप ऑन रोड व्हीकल चला सकते हो। ऐसे ही अगर आपके यहाँ योग बनता है तो आप मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। किस में लगा सकते हैं, कितना लगा सकते हैं, ये आपकी समर्था है। हाँ, अगर योग है तो किसी फंड में भी लगाइए, इसमें कोई दो राय नहीं। कई बार कोई सज्जन पूछते हैं कि मैं इंट्रा में लगाऊं या स्विंग में लगाऊं, मेरे को इतनी जानकारी नहीं है इसके कितने कितने फंड होते हैं, ना ही मैंने इसको कभी डील किया है। मगर म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में योग जरूर देख लेने चाहिए भी कौन कौन से बनते हैं। तो बढ़ते हैं इस टॉपिक की ओर, उसको देखते हैं भी कैसे ये योग होते हैं। तो अभी आपके सामने हम बोर्ड पे ऊपर इसकी चर्चा करते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट में अपनी D1 चार्ट में हमें क्या देखना चाहिए, बात ये चल रही है। पंचम भाव पर सबसे पहले आपकी दृष्टि पंचम भाव पे जानी चाहिए कि पंचम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। पंचम भाव में बैठा ग्रह, पंचम में बैठा ग्रह। मैं पंचम भाव की बात नहीं कर रहा, पंचम भाव को देखना ही है, उसमें बैठा ग्रह कौन सा ग्रह बैठा है। दूसरा पंचमेश,
और शेयर मार्केट के लिए बुध को कारक लिया है, बुध कारक है, क्योंकि ये जो भाव है ये शिक्षा का, बुद्धि विवेक का और पूर्वले जन्म का, इसमें आपके किए हुए पूर्व के जन्म भी इस भाव से जो प्राप्त होते हैं वो योगदान डालते हैं। पंचम में बैठे ग्रह पंचमेश और बुध बतौर कारक, इन सबको देखना है, तीनों को बहुत बहुत ध्यान से देखना है। पंचम भाव में बैठा जो ग्रह है, क्या वो नीच तो नहीं, नीच या अस्त तो नहीं? पंचम में बैठा ग्रह नीच या अस्त तो नहीं? अगर नीच या अस्त का है तो ऑटोमेटिकली हमारे मन में जो है नेगेटिव आना शुरू हो जाता है। और उसके बाद कहीं शत्रु राशि का तो नहीं बैठा, कहीं शत्रु राशि का तो नहीं बैठा, कहीं जो ये भाव में बैठा ग्रह है अशुभ कर्तरी में तो नहीं, अशुभ कर्तरी में। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें बैठा जो ग्रह है या बैठे ग्रह है कहीं वो विष निवास में तो नहीं, विष निवास, विष निवास में कैसे देखते हैं थोड़ा मैं हिंट दे दूंगा, इसके लिए अलग से वीडियो देखिएगा। नहीं, उनकी डिटेल में जानकारी के लिए अलग से वीडियो होगी और यहां मैं संकेत मात्र आपको बताऊंगा। और एक बात और, कहीं मृत्यु भाग में तो नहीं, मृत्यु भाग में तो नहीं। सबसे पहले हमें नकारात्मक जो हमारे पॉइंट है उनके ऊपर दृष्टि जानी चाहिए कि कहीं बैठे ग्रह नीच या अस्त तो नहीं है, कहीं शत्रु राशि में तो नहीं, कहीं अशुभ कर्तरी में विष निवास या मृत्यु भाग में तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो आप शेयर मार्केट की तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं। अब इसके उलट देखने, जो इसमें बैठे ग्रह हैं, अगर वो उच्च राशि का है, उच्च राशि का, अब हम पॉजिटिव बात कर लें, उच्च राशि का है, मित्र राशि का है, मित्र राशि का है, वर्गोत्तम है, वर्गोत्तम है, शुभ कर्तरी में है, कर्तरी में है, और विष की बजाय पुष्कर निवास में है। इसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा किसी वीडियो में। पुष्कर निवास, पुष्कर निवास में है तो हमें शेयर मार्केट में जाना चाहिए। हम जा सकते हैं, हम मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। ये सब चीजों पॉजिटिव क्या है, उच्च राशि का या मित्र राशि का, शुभ कर्तरी में, या स्वग्रह भी हो सकता है, स्वग्रही, अपनी राशि का, अपनी मूल त्रिकोण राशि का। ये पंचम में बैठे ग्रहों की बात कर रहा हूं मैं। और उसके बाद पंचमेश,
पंचमेश की भी यही पोजीशन है। जैसे हमने ग्रहों से देखा कि जो पंचमेश है कहीं नीच का तो नहीं, कहीं अस्त तो नहीं, कहीं अशुभ कर्तरी में तो नहीं, कहीं शत्रु की राशि में तो नहीं, वेश्य निवास या मृत्यु भाग में तो नहीं। तो ये सब चीजें देख लेनी चाहिए। इसके उलट जो शुभ बातें हैं, स्वग्रही होना, मित्र राशि में होना, शुभ कर्तरी में होना, पुष्कर निवास में होना, है नहीं, ये जो सारी चीजें हैं, ये वर्गोत्तम होना, मूल त्रिकोण में होना, है ना, ये बातें हमें प्रेरित करते हैं कि अब शेयर मार्केट में जा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगा सकते हैं। अब बात यह है कि अगर आप शेयर मार्केट में जाते हो तो उसके अलावा D1 चार्ट के साथ साथ हमें D10 चार्ट भी है। D1 के साथ साथ D10 भी देखना चाहिए। D10 दशांश। D10 का जो लगन है उसमें कोई ग्रह नीच राशि का तो नहीं बैठा, या D10 के चार्ट का जो लग्नेश है वो तो कोई नीच का नहीं, क्योंकि सीधा सीधा D10 जो है कर्म से संबंध रखता है, रोजी रोटी से संबंध रखता है। तो कहीं D1 का जो लग्नेश है वो D10 में जाकर नीच का या अस्तो सूर्य के साथ तो नहीं बैठा, ये भी देखना होगा, है नहीं, नीच के साथ। और इसी तरह ही बुध को देखना है। बुध क्या है? कारक, बुद्धि का कारक। बुद्धि का कारक बुध है, शिक्षा का कारक बुध है, नॉलेज का, ज्ञान का कारक गुरु है। जो हम पढ़ाई करने के बाद हमें प्राप्त होता है वो ज्ञान होता है, उसका कारक गुरु है। शिक्षा का कारक बुध है। तो हमें बुध भी उसी तरह देखना चाहिए जैसे हम पंचम भाव में बैठे ग्रहों और पंचमेश को देखा, कहीं अस्त तो नहीं, नीच तो नहीं, शत्रु राशि का तो नहीं बैठा, शुभ कर्तरी में तो नहीं है नहीं, अस्त तो नहीं है, वेश निवास या मृत्यु भाग में तो नहीं है। ये सारी चीजें बुध के बारे में भी हमने ध्यान रखना है, तीनों का। और D10 में भी देखना है बुध की पोजीशन D10 में कैसी है। D9 तो देख रहे हैं, निवास हर एक चीज के लिए हम D9 देखते हैं, मगर इसके लिए D10 देखना अति जरूरी है। और उसके अलावा एक जो और बात है कि अगर जो आपको चकित शायद करेगी, ये मेरा तजर्बा है या कैसे कैसे, अगर राहु या केतु पंचमेश या पंचम के ग्रहों को देख रहे हो तो ये सही है, क्योंकि राहु जो है योजनाबद्ध विधि से कार्य करता है। बाकी आपने ये नहीं कि आपके मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ समझाने का ये है कि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले ये देख लो कि योग बनता है कि नहीं बनता। मैं किसी शेयर मार्केट को प्रमोट नहीं कर रहा, ये देखना जरूरी है ताकि आपका लगाया हुआ पैसा कहीं डूब ना जाए। अगर इसके अलावा राहु केतु की जहां बात और आती है, अगर सूर्य और चंद्र के साथ, सूर्य या चंद्रमा के साथ राहु या केतु है, राहु केतु इनमें से कोई युति कर रहे हैं, तो ऐसा इंसान हबड़ा दबड़ी जल्दबाजी करेगा और ऐसे फंड उठा लेगा और धोखा खाएगा। जल्दबाजी में वो धोखा, बिना सूझबूझ के वो पैसा लगाएगा और धोखा खाएगा। हाँ, अगर उनकी डिग्री में अंतर है, अच्छा अंतर है,
फिर ठीक है, कुछ चल सकता है। सूर्य ये चंद्रमा के साथ जो राहु या केतु बैठा है, उनकी क्या डिग्रियां, उनमें कितना अंतर है, नहीं उसको ध्यान में रखकर फिर, क्योंकि पता क्या है, सूर्य की डिग्री अगर कम है, सूर्य की डिग्री जो है मान लो 10 है, 10 डिग्री है, राहु की 25 है, ये प्रबल बाधक हो जाते हैं। तो राहु की बात हम कर रहे थे कि राहु और सूर्य में अंशों का ध्यान रख लेना चाहिए। राहु जो है अगर ज़्यादा अंश का है और सूर्य कम अंश का है तो ये प्रबल बाधक भी हो सकता है। राहु प्रबल बाधक भी हो सकता है। मान लीजिए राहु सूर्य जो है 10 अंश का है और राहु 25 अंश का है, क्योंकि राहु हमेशा वक्र दिशा में चलता है, उल्टी चाल चलता है, वक्र दिशा को चलता है। और सूर्य क्या होगा, सूर्य 10 से आगे कौन से गया, 11 फिर 12 अंश पे जाएगा, बढ़ेगा। यहाँ पे सूर्य 10 अंश का है सूर्य, तो ये इस तरफ को बढ़ेगा, 11, 12, 13 ऐसे अंश इसके बढ़ेंगे। मगर राहु जो है ये 25 अंश का है, राहु 25 अंश का है, ये इस तरफ चलता है। 25 के बाद क्या आएगा, 24, फिर 23, फिर 22। जैसे जैसे इसके अंश घटते जाएंगे ये चौथे भाव से तीसरे भाव की ओर बढ़ेगा और सूर्य चौथे भाव से पंचम की ओर बढ़ेगा। तो ये आपस में और क्लोज होते जाएंगे, नज़दीक आते जाए। जितना जितना नज़दीक होगा उतना उतना इसका प्रभाव ज़्यादा होगा। तो शेयर मार्केट में पैसे लगाने वाले जातक जो है अपना धैर्य खो बैठेगा, जल्दबाजी करेगा। एक बार उसके 5,000 चले गए, है नहीं, तो दूसरी बार वो फिर जल्दी से फंड उठाएगा। 5 के लिए 10,000 का लगे तो मेरा 5 पहले का भी रिकवर हो और अब का और भी फायदा मिले। 10 लगाए, 5 भी 10 लगाएगा, जानबूझकर धैर्य खोकर गलती करेगा। अगर राहु सूर्य या चंद्रमा के साथ बैठा है, राहु केतु भी कह सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि इनके अंशों में अंतर हो फिर चल जाएगा, है ना। अंशों के लिए स्टडी करनी ही पड़ेगी आपको, नहीं तो ये इंसान जो है जो शेयर मार्केट में पैसा लगाता है वो लालच में आ जाता है, भी मेरा पैसा जल्दी से जल्दी रातों रात बढ़ जाए। ऐसा नहीं होता, है ना। उसके अलावा पंचम के स्वामी का संबंध, पंचमेश का संबंध अगर केंद्र के से जो है लॉर्ड है, स्वामी है, उनके साथ में संबंध युति होगी तो भी वो भी संबंध है, फिर तो राजयोग बन गया। अगर पंचमेश का केंद्र के स्वामियों के साथ संबंध बनता है, वह भी राजयोग है, वह भी लक्ष्मी नारायण राजयोग कहते हैं इसको। अगर पंचमेश का धन के स्वामी के साथ, लाभ के स्वामी के साथ संबंध है नहीं, तो भी वो शेयर मार्केट के लिए अच्छा है। अगर कहीं लगन का स्वामी नीच होकर पंचम में आ गया, कर्म का स्वामी, लाभ का स्वामी या भाग्य का स्वामी पंचम में तो आ गया या नीच का होकर आ गया, तो वह घंटी खतरे की बजती है। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके अलावा एक बात जो और है वो है
शेयर मार्केट के लिए कि हमें नक्षत्र भी देखना चाहिए। जो पंचमेश है वो अपने ही नक्षत्र में है, या धन स्वामी का जो धनेश है उसके नक्षत्र में है, या लाभेश के नक्षत्र में है, या नवेश के नक्षत्र में है। अगर ऐसा है तो ये सही है, आप पैसा लगा सकते हो। यानी इन बातों का ध्यान आपको रखना ही होगा। यानी सो जहाँ तक मैंने बात कही विषनिवास की, मैं संकेत मात्र आपको बता देता हूँ। अगर पंचमेश जो है, पंचम का स्वामी मेष, वृष, कन्या और धनु राशि में है, और वो 0 से लेकर 3 अंश और 20 कला के बीच में है, तो वो विषनिवास में है। 4, 8, 10 और 12 अगर इसमें है, उसमें 16 अंश से लेकर 16 कला से लेकर ये आएगा 20 अंश तक। अगर पंचमेश कर्क, वृश्चिक, मकर या मीन राशि में है, पंचमेश कुंडली में कहीं पे भी है, इन राशियों में है, और वो इस अंश के बीच है, तो वो विषनिवास में है। तो इसके अलावा रह गया 3 मिथुन, सिंह, तुला और कुंभ। इसमें जो है वो 13 अंश से लेकर 20 कला से लेकर 16 अंश और 40 कला तक जो है, अगर इस अंशों के बीच में है तो विषनिवास में है। तो वो विषनिवास में है। हमें गोचर का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई ग्रह विषनिवास में है और उसी का गोचर चल रहा है तो हमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए। उस समय हमें धैर्य रखना चाहिए, ना ही फंड को निकलवाना चाहिए, ना ही फंड में और इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर विषनिवास में है, मृत्यु भाग और पुष्कर निवास के जो है अंश, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, उसका मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा, बीच में मैं डाल दूंगा स्क्रीनशॉट, उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। गोचर किसका चल रहा है कि नहीं, इस बात का हमें पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जातक क्या करते हैं, ये तो देखता है कि वो दूसरे ने इतना कमा लिया, उसने इतने करोड़ कमा लिया, उसने इतने लाख बना लिया, मगर वो ये नहीं देखता उसने क्या देखा, क्या नहीं देखा, है ना। सो जो मैंने ये पॉइंट बताए हैं, इनका ध्यान रखिएगा। योग है तो इन्वेस्ट कीजिएगा, अदरवाइज इसका उपचार कीजिएगा। उपचार की भी हम चर्चा करते हैं अभी इसी के बाद। तो देखा आपने कौन कौन से योग है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पंचम में स्थित ग्रह पंचमेश या बुध जो उसका कारक माना गया है, इनका बलवान होना अति जरूरी है। राहु केतु का क्या रोल है, केंद्र के साथ क्या इसका राजयोग बन सकता है, लग्नेश, धनेश, लाभेश, इसके साथ क्या संबंध है, कहीं ये नीच के होकर तो नहीं बैठे, और क्या D1 के ये पंचमेश वगैरह, लग्नेश,
D10 में जाकर नीच के तो नहीं हो जाते, नीच में कैसे है स्थिति है, ये सारी चीज़ें आपने देखी। अब बात ये आती है कि आज पैसा लगाया तो ये नहीं कल को उछल कर दुगना हो जाएगा। आपको धैर्य भी रखना होगा, आपको ट्रेनिंग जो पहले ली है वो उसका भी ध्यान रखना होगा। हाँ, मैंने यही बताया भी अगर गोचर में ऐसी स्थिति आती है भी उन स्थानों से वो पंचमेश या लाभेश या धनेश गुजरता है जहाँ हमें नेगेटिव रोल दिखाई देता है, तो वहाँ पे हमें धैर्य रखना चाहिए। कोई समय ऐसा आ सकता है कि जिसमें पैसा थोड़ा आने की संभावना कम हो, तो वहाँ आपको ध्यान रखना होगा। आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं तो अगर मोटरसाइकिल का पंचर हो गया तो आप क्या करेंगे, तो उस पंचर को लगवाएंगे, ना कि टिप्पणी को चेंज करके फिर भी आपको पंचर लगवाना ही पड़ेगा। ये थोड़ी है भी आप स्टिपनी ही फेंक देंगे या टायर को निकाल कर फेंक देंगे, उसका उपचार होगा। हाँ, ऐसी स्थिति में उन ग्रहों के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए ये भी देखना चाहिए। अगर वहाँ का कारक जो है बुध या पंचमेश या उस पंचम में बैठे ग्रह ऐसी स्थिति में है, ऐसे भावों से गुजर रहे हैं, गोचर में ऐसी स्थिति आ रही है, तो हमें उनके लिए दान करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए उनसे संबंधित ग्रहों का। अगर नीच का है, अस्त है, तो उनका दान करना चाहिए, क्योंकि गोचर में भी अस्त होते हैं, गोचर में भी नीच होते हैं। तो ऐसे भावों से भी गोचर से गुजरते हैं जहाँ ये फल नहीं देते। गोचर का ध्यान ही रखना पड़ेगा। हाँ, अगर ग्रह उसमें बैठे ग्रह शत्रु राशि के हैं तो उसका रुद्राक्ष पहनना चाहिए, या फिर उनके जो मित्र ग्रह हैं, उनके जो मित्र ग्रह हैं उनको सहायता के लिए प्रेरणा चाहिए, उनके वस्तुओं का दान करना चाहिए। अगर आपको पता चल गया आप इंटरेस्टेड भी हैं, भी गोचर में विषनिवास में आ गया या मृत्यु भाग में आ गया, ये स्थायी परमानेंटली होता है, यानी इसका उपचार जरूर करना चाहिए। अगर ऐसा दिखाई पड़े, यानी जैसे मैंने अभी समझाया भी अंशों के हिसाब से समझाया, तो अगर आपको जानकर ये मिले कि वो विषनिवास में है, तो उसके लिए उसको स्वर्ण सोने की किसी वस्तु का, मूर्ति का, जैसे भी विद्वान बताया वैसा आपको दान करना चाहिए। या फिर आप उसका रत्न भी पहन सकते हैं, स्टोन जिसे कहते हैं, स्टोन भी पहन सकते हैं। बेटर तो ये होगा उन दिनों में जब गोचर में स्थिति ठीक ना हो तो धैर्य रखें, फंड को ना तो इन्वेस्ट करो किसी फंड में, ना उससे पैसे को निकलवाएं। धैर्य रखने की हौसला बनाए रखें, धैर्य रखें कि फंड अभी को कोई छेड़खानी नहीं करनी है। तो इस पाठ में इतना ही, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जो पुष्कर निवास है और मृत्यु भाग है, इसके मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, एक अलग से वीडियो आपको सामने प्रस्तुत करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे कृपया शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत